दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं सीधे सीधे जो जीके जीएस का क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या इसके अलावा किसी भी राज्य में, तो सबसे ज्यादा आज जो हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं इन क्वेश्चनों में दरअसल एक टॉपिक का क्वेश्चन होता है और उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइम बहुत कम है, बस इतना ही देखिए, खास तौर से उर्दू वाले अपने जो सब्जेक्ट के हैं। देखिए तैयारी ही जो आपकी कैसी है ये इस पे डिपेंड करती है आप एमसीक्यू या प्रैक्टिस कितना अच्छा कर पा रहे हैं। पहला आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जगह नोट करेंसी प्रेस है, यानी नोट जो छापे खाने हैं वो कहां, मतलब जो है इनमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट उसका आंसर एकदम सही है, यानी आंसर आपका जो सही होगा वो होगा नासिक। नासिक जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही होने वाला है। अब देखिए ये उदयपुर दिया गया है, कटक दिया गया है, कोलकाता दिया गया है। देखिए इनमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कटक है चावल के लिए फेमस है, कोलकाता आपको मालूम है कि जो टाइगर के लिए फेमस है। लेकिन एक चीज जो हम आपके सामने लेकर के आएंगे वो बात करेंगे नासिक। तो नासिक में आपको याद रखना है कि जो नोट छापे खाने हैं, करेंसी है, वो वहां पर स्थान पर छापे जाते हैं नासिक में। लेकिन इसके बाद में दावोस का नाम आपको याद रखना है। देखिए दावोस जो होता है वहां पर भी, दावोस में भी नोट छापे जाते हैं। ये बात आपको दावोस की हर हाल में याद रखना है। दावोस के अलावा जो है वो साल्वनी आपको याद रखना है कि साल्वनी जो है, साल्वनी में भी नोट छापे जाते हैं। तो साल्वनी भी हर कीमत में आपको याद रहना चाहिए। साल्वनी के बाद में अगर आपको जैसे नोट करते रहिए, देखिए मैं ये बात कई बार कहता हूं कि आप अपने पास पेन जरूर रखिए। इसके बाद में मैसूर, तो मैसूर जो है उसमें भी, मैसूर में भी आपको याद रखना चाहिए, मैसूर में भी छापे जाते हैं। लेकिन मैसूर का मसला यह है कि नासिक जो है वो मैसूर में ही आता है। तो मैसूर आपको याद रहे, नासिक आपको याद रहे, साल्वनी आपको याद रहे और इसके बाद में दावोस आपको याद रहे। तो इतनी जगह। अब यहां पर एक सवाल और बनता है जो पिछले कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। सवाल यह है कि मुगल जो सल्तनत थी, वो मुगल जो सत्ता थी और उस समय पर जो नोट जहां छापे जाते थे उसको क्या कहते थे, तो या कहां छापे जाते थे। तो एक चीज भी याद रखिएगा कि जो मुगल थे उनके वहां टकसाल कहते थे। देखिए जो है टकसाल जो था वो काहे के लिए था, वो नोट ही छापने के लिए होता था। टकसाल पे नोट छापे जाते थे और मुगलों के जो नोट छपते थे वो सबसे ज्यादा अहम टकसाल जो थी वो आगरा की थी। अगर ताजमहल आपने देखा होगा तो ताजमहल की बैक साइड में आप जाएंगे और वो नदी जो यमुना बहती है उसके ठीक सामने जो दिखाई देता है वो टकसाल थी। तो वहां नोट छापे जाते थे। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। क्वेश्चन लेकर ला करके हम दरअसल उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जहां से और उस एरिया में सवाल बन सकते हैं। और आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ इतना ही कीजिए, जितने मैंने क्लास ले लिए हैं जीके जीएस में इतना पढ़ लीजिए। बाकी आपको उर्दू की भी अच्छी तैयारी करना है तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर अपनी बुक शाहीन दिख रही है, इसको आप मंगवाइए। इसमें भी प्रैक्टिस दी गई है, 2000 क्वेश्चनों की साथ साथ में नोट्स दिए गए हैं, वो तैयार कीजिए। नंबर पर बात कर लीजिएगा, यहां पर हम बात नहीं करते क्योंकि यहां बच्चे जो हैं वो हर सब्जेक्ट के होते हैं, तो अपना सब्जेक्ट की हम बात यहां नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से बस ये देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कि मतलब देखिए मंदिरों से रिलेटेड आपको विचारधारा का भी खेल होता है। मंदिरों से रिलेटेड इस टाइम सवाल आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन सा मंदिर बड़ा है, कहां का मंदिर है, किसके लिए फेमस है, एक चीज याद रखने, जैसे महादेव जी का मंदिर कहां है ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। केदारनाथ कहां है ये चीज आपको मालूम होना चाहिए अगर है मालूम। और या राम मंदिर अभी जो बनवाया गया है उसके बारे में खास बातें, उसका संगमरमर कहां से आया है, मार्बल कहां से लगा है, राजस्थान से आया। तो ये सारी चीजें जो मोटी मोटी हैं वो याद हैं। यहां पर जो हम बात करेंगे दूसरी चीज योजनाएं। सरकार काम कम करना चाहती है, दिखावा ज्यादा करना चाहती है, कोई भी सरकार रहे तो योजनाएं उन्होंने जो छोटी मोटी भी चलाई होंगी उनमें से भी योजनाएं पूछने का इनका नजरिया रहता है। यहां पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले तो आंसर पर बात करेंगे डायरेक्ट। आंसर इसमें जो है उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। रथ मंदिर आपका याद रखना है, रथ मंदिर को ही सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। सप्त पैगोड़ा हर हाल में याद रखना चाहिए। और सप्त पैगोड़ा के बारे में एक चीज याद है, ये है कहां, तो ये है महाबलीपुरम में। ये कहां है, महाबलीपुरम में है। कौन सा मंदिर, रथ मंदिर। कई बार पूछ चुके हैं, कहां है ये पूछ चुके हैं, तो ये जो है वो महाबलीपुरम में है और साथ साथ में इसी को सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में ऊपर आपको दिख रहा है कोणार्क, इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। कोणार्क जो है मैंने कल भी बात की थी कि 1984 में जो विश्व धरोहर है उसमें इसको शामिल किया गया था, यानी यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। कोणार्क और सौर मंदिर जो है इसको 1984 में काहे में शामिल किया गया है, तो विश्व धरोहर में। इसको बार बार हम रिपीट करते रहते हैं।
सौर्य मंदिर को भी मालूम चल गया। अब ये इतनी जितनी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं, इतनी कम से कम चीजें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, दो शहर, एक अहमदाबाद शहर है गुजरात का और एक शहर है जयपुर राजस्थान का। 2000 मतलब जो है अहमदाबाद को 2017 में और गुजरात जयपुर को, राजस्थान का जो शहर है जयपुर, उसको 2019 में विश्व धरोहर शहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो दो शहर जो है वो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में असंगत की पहचान कीजिए, जो गलत है उसकी पहचान कीजिए। टेहरी परियोजना भागीरथी पर है, मैंने कल भी बताया था, जो बांध से रिलेटेड है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, या परियोजना, खासतौर से परियोजना बहुत जल्दी पूछते हैं, बांध थोड़ा इनका चलन कम हो गया पूछने का। तो मेरी पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाती है, वो प्लेलिस्ट एक बार आपको देख लेना चाहिए, अगर आप उर्दू के हैं या जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम लगा हो, किसी भी सब्जेक्ट के हों। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। तो जो है असत्य की पहचान आपको करना है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो सही होगा उसमें एक बहुत बड़ी बात आपको मालूम चलेगी, और वो है आपका आंसर सही होने वाला है डी। देखिए, उकाई परियोजना जो है माही नदी पर है, ये गलत बात है। हीराकुंड बांध माही नदी पर है, महान नदी लोग कहते हैं, लेकिन माही नदी पर हीराकुंड बांध है। टेहरी योजना जो है परियोजना, तो फिर कहां है? इसका मतलब ये इस पर नहीं है, ये भागीरथी पर है। उकाई जो टेहरी परियोजना का नाम आ गया, उकाई जो परियोजना है, ये वाला ऑप्शन गलत है। उकाई परियोजना दरअसल जो है वो भागीरथी नदी पर है, और टेहरी जो परियोजना है ये भागीरथी पर है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में। देखिए, यहां से हम बात फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, जो उकाई परियोजना है, दरअसल ये परियोजना वाला जो माही नदी दे गया है, गलत है। एक बात याद रखिए कि माही नदी पर जो है वो हीराकुंड बांध है, और फिर ये उकाई परियोजना किस पर है? ये जो यहां पर इन्होंने दिया है, ये ताप्ती नदी पर है। ये ताप्ती नदी जो है वो आपको याद रखना है, ये है जो है ताप्ती नदी पर, ताप्ती जो नदी है वहां पर ये योजना दी गई है, ये योजना चली है। तो अब क्लियर हो गया। इसके बाद में जैसे माता टीला परियोजना है, ये बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो है जाकम बाड़ बांध जो है वो कहां पर है? तो वो भी सही है, गोदावरी जायक बाड़ जो है वो गोदावरी पर, ठीक है। टेहरी परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर है, ये भी ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी योजनाएं आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार क्लियर फिर से कर देते हैं, उकाई परियोजना वो तापी नदी पर है, ये एक्सप्लेन है। देखिए, इतनी सारी चीजें हैं, वो मिस्टेक होने के, हर आदमी कोई भी हो, कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन चीजें याद नहीं रहती हैं, भूलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अभिनव भारत संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने किस सन में की थी? देखिए, बीडी सावरकर का नाम लगातार उछलता रहता है, मीडिया में आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि अंग्रेजों से मिले हुए थे, कोई कुछ कहता है, तमाम बवाल चलते रहते हैं, ये राजनीति है। बहरहाल यहां पर सवाल आप अपना देखिए कि सवाल यह है कि अभिनव भारत जो है संस्था, उसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किस सन में की थी? तो उम्मीद करता हूं, देखिए, बीडी सावरकर पुराने फ्रीडम फाइटरों में गिने गए हैं, तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो 1904 होने वाला है। 1904 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार इस पर बात कर लेते हैं, 1930 में क्या हुआ है? याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल की शुरुआत जो है वो 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब हुई है? तो 1930 में हुई है। 1951 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में सबसे पहली बात तो हमने कहा था कि पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो 1951 से ही लागू हुई थी, और 1951 में ही सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू हुई, और योजना आयोग की भी स्थापना जो है वो 1951 में हुई। और 1951 में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, प्रथम एशियन खेल, प्रथम, फर्स्ट। देखिए, कहीं पर भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं और फर्स्ट यानी प्रथम या लास्ट, ऐसे अगर आपके पास सवाल आते हैं या इकलौता जो होता है, तो वो आयोग है उसको सवाल बहुत जल्दी बना लेता है, उसमें आसानी होती है। असंगत की पहचान कीजिए, जैसे 3 या 4 चीजें हैं तो उनमें से 3 का नाम दे दिया, एक का अलग दे दिया, और अकेला है तो 3 अलग अलग दे दिए, एक उसका दे दिया, तो उसको सवाल बनाने में आसानी रहती है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम जो एशियन खेल हुआ था वो भी 1951 में हुआ था। 1951 की इतनी चीजें आपको मालूम होगी। अब अगला इसके बाद में जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट है 1964। 1964 में क्या हुआ है? मैंने कल भी बताया था कि 3 आयोग हमारी शिक्षा के लिए आए। अमूमन हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले प्राइमरी है, फिर उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा है, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें जो आयोग आए तो हायर एजुकेशन से नीचे की तरफ आए। सबसे पहले हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए बना, जिसको कृष्ण जो है राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और 1948 में हुई थी वो भारत का पहला विश्वविद्यालय, स्वतंत्र भारत का पहला विश्वविद्यालय के लिए आयोग आया था, जो उच्च शिक्षा में आया है। तो उसी राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में 54 और 56 में एक आयोग आया है, 54 में आया, 56 में प्रभावित हुआ। वो आयोग जो है वो मुदालियर आयोग था, जिसको माध्यमिक शिक्षा के लिए आया, यानी 5 से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक की जो शिक्षा होती है वो मुदालियर शिक्षा में। देखिए, मां से आपको याद रखें मिडिमल, और मां से ही मुदालियर, तो बीच में रहेगा मुदालियर आयोग।
1954। और आखिर जो प्राइमरी शिक्षा होती है उसके लिए जो आया था वो 1964 में आया है। इसको कोठारी आयोग कहते हैं, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे लाए हुए क्वेश्चनों का एक्सप्लेन और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, अगर आप एग्जाम देते रहते हैं तो ये आपको मालूम ही होगा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितने ज्यादा अहम सवाल हैं जो आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस, जहां स्टेटस जीके जीएस पूछा जाता है। तो इसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें क्या चीज पसंद नहीं आई, तो हम उसमें उस सजेशन को सुधारेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके फौरन जुड़िएगा और पीछे के सारे वीडियो देखेगा। और उर्दू की देखिए, उर्दू की तैयारी कराने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो उर्दू के साथ जीके जीएस की तैयारी कराते हैं, बाकी उर्दू 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 पढ़ाते रहते हैं क्योंकि उसको पढ़ाना भी आसान होता है ना। तो इसमें देखिए जीके जीएस की अगर हम आपको तैयारी करा रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। इसमें पहला सवाल देखिए, सवाल यह है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है एलटी ग्रेड का या यूपी का, तो उसमें इंडिया का ही मतलब भूगोल नहीं पूछते हैं, पर्यावरण नहीं पूछते हैं, बल्कि हिस्ट्री, ये इंटरनेशनल भी पूछते हैं जो आपको आना चाहिए। इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने दिया होगा बोल्गा वो बिल्कुल सही है। बोल्गा आपको याद रखना है, यानी ये आंसर आपका बी वाला सही होने वाला है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा। भारत की सबसे लंबी नदी तो पता ही है गंगा है। इसके बाद में बस आप में से देखते हैं वो कौन बच्चा होगा जो बताएगा गंगा, इतना बता दीजिए उसका उद्गम स्थल कौन सा है, यानी वो गंगा जो है वो निकलती कहां से है, बस इतना बता दीजिए। आगे यंग टीसी जो देख लीजिए, ये जो नदी दी गई है सी नंबर पे यंग टीसी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी पूछी जाए तो यंग टीसी है, और अगर यूरोप की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वोल्गा है, और अगर आपसे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो नील नदी है। ये बात तो आपको मालूम है। इस तरह से आपका सारी चीजें फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, टाइवर नदी आपको याद रखना है। टाइवर नदी कहां है तो वो हर हाल में याद रखना है, वो इटली में है, और इटली की जो राजधानी है वो टाइवर नदी पर ही है। बस आप कमेंट करके हमें इतना बता दीजिए कि इटली की राजधानी क्या है। अच्छा, इटली एक, जब बात मुझे आ गई याद, तो ये इटली का एक और फैक्ट बहुत जरूरी है जो आपको याद रखना चाहिए। स्ट्रॉम वैली जो है वहीं पर है, और वो जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सक्रिय। इसको जो है वो मध्य एशिया की तरफ का जो है प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, और लाइटिंग होती रहती है वहां रात दिन। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब होता है, यानी कब, किस दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये जो इंपोर्टेंट देखिए यहां पर ऑप्शन जो इन्होंने अगर मान लीजिए जैसे पूछा है, अगर ये विश्व मलेरिया दिवस इन्होंने पूछा है पीवाईक्यू में, तो हमने जो ऑप्शन है यहां पर चेंज करके इनका वो आंसर तो रहने दिया, बाकी 3 नए आंसर ऐड करके और हम आपके सामने ले आते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इस तरह से हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही हुआ होगा वो होगा सी। जिस बच्चे ने आंसर सी दिया है उसका आंसर एकदम राइट है, यानी 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। तो फिर 12 जनवरी को क्या होता है, सभी को मालूम होता है, सभी को मालूम होना चाहिए कि 12 जनवरी आने वाला भी है। 12 जनवरी को होता है युवा दिवस। युवा दिवस किसके नाम, किसकी वजह से होता है, किस महापुरुष के लिए, तो वो होता है स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ये भी आपको याद रहेगा 12 जनवरी। अच्छा, आप में से देखेंगे वो बच्चा कौन है ये भी बताए कि 12 जनवरी को और कौन सा दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। आगे देखिए 27 जो है वो सितंबर आपको याद रखना चाहिए। 27 सितंबर काहे के लिए फेमस है, तो 27 सितंबर जो है वो विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, तो 27 सितंबर को होता है। ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अब इसके बाद है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई किसके लिए फेमस है, ये बाघ दिवस है। बाघ दिवस, टाइगर दिवस आपको याद रखना है। कौन सा है, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। कब होता है, तो 29 जुलाई को होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बाघ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है एमपी में। एमपी जो है उसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और अभी हाल ही की रिपोर्ट है कि 164 बाघ की मृत्यु हुई है 2025 में। तो सबसे ज्यादा मृत्यु किस राज्य में हुई है, तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी बाघ की जो है वो यही हुई होगी, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश की इतनी चीजें क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं हाँ सभी को याद रहेगा। देखिए जो करंट के क्वेश्चन आएंगे 2025 का करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको फ्राइडे टू फ्राइडे को हम 4-5 वीडियो ले आएंगे। फ्राइडे एक एग्जाम होने से पहले 25 तक एग्जाम है, तो फ्राइडे को ले आएंगे, 3-4 वीडियो में हम वो क्लियर कर देंगे। 3 ही 4-5 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो हम कवर कर लेंगे वहां से। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छा और कम समय में दिया जाए। तो इतने आपको याद हो गए, उम्मीद करता हूं सभी को याद हो गए होंगे। अच्छा, 2 और हमको याद आते हैं, वो याद कर लीजिए। जैसे विश्व जो है विज्ञान दिवस आपको याद रखना है 28 फरवरी को होता है, और साथ साथ में विश्व गोरैया दिवस, बहुत बार पूछा गया है विश्व गोरैया दिवस, ये होता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस है, और साथ साथ में 28 अप्रैल को क्या है, तो जो है वो विश्व विज्ञान दिवस है। इस तरह के बाद में मतदान दिवस अगर आपको याद रखना है तो वो 25 जनवरी को ही है। 25 जनवरी को मतदान दिवस होता है। अगले दिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, और उससे एक दिन पहले यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस है। 2018 24 जनवरी 2018 से इसे को मनाया जा रहा है, हर मतलब जो है 24 जनवरी को। तो इतने जो है दिवस याद रहना है। बाकी दिवस के बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं डिटेल में, वो अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, भारत से अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उर्दू वालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग जीके जीएस से वाकिफ ही नहीं है। क्योंकि अभी तक तो पेपर ऐसा था, टीजीटी है, एलटी ग्रेड है, ये जो एग्जाम होते थे इनमें जीके जीएस पूछते ही नहीं थे। तो अब जो एग्जाम होंगे वो आगे तो हमेशा जीके जीएस पूछा जाएगा। तो अब इसमें देखिए दूसरी चीज, जो उर्दू पढ़ाने वाले हैं वो भी बच्चे को आवारा छोड़ देते हैं कि उर्दू पढ़ा दिया, बाकी कहते हैं जीके जीएस हमें नहीं पता, बात खत्म। अब इसमें देखिए, इसमें आंसर क्या होगा? आंसर आपका जो सही होने वाला है वो आंसर होगा पहला वाला सही। देखिए यहां से बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश है। कितनी है? तो 4096, मतलब 4096 आपको याद रखना है। 4096 किलोमीटर जो है वो सीमा बनाता है। ये इसकी है बांग्लादेश और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे कम अगर सीमा पूछा जाए तो वो भूटान की है। सबसे कम सीमा जो है वो भूटान बनाता है। अब चाइना काहे के लिए है? चाइना की और भारत की जो सीमा रेखा खींची जाती है वो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा है। कई बार पूछा गया है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, भारत को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है रेड क्लिफ। रेड माने होता ही है डेंजर। तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इतनी चीज उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगी। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह शैक्षिक सेवाओं के लिए कौन सा है? तो ये प्रथम है, इसलिए आपसे मैंने क्या कहा था, जो प्रथम होता है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कौन है? तो पहली बार जो किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहता है और पूछा भी जाता है फेमस होने की वजह से। तो भारत का प्रथम उपग्रह शैक्षिक सेवा के लिए कौन सा है? उम्मीद करता हूं मंगल है, एडुसेट है, शुक्र है, या फिर बुध है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद रखना है, ये है एडुसेट। एडुसेट जो है एजुकेशन से आप करें, ये एजुकेशन को कभी एडुकेशन भी कहते हैं लोग। तो ए मतलब EDUCTION इसकी स्पेलिंग एजुकेशन की होती है, तो उसी से एडुसेट किया गया है। दरअसल ये शैक्षिक सेवा के लिए है। अब ये मंगल, ये क्या चीज है? दरअसल ये तो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। और प्लैनेट से मैंने कहा था कि हर हाल में 1-2 सवाल ये पूछते हैं। कुछ ऐसे क्लियर फैक्ट हैं जिनसे ये सवाल पूछते हैं, जैसे योजनाएं, जैसे उपग्रह, जैसे गैस, 5-6 हैं। और इसी के अलावा अगर और भी ज्यादा ये पूछना चाहते हैं जिन पर क्लियर, जैसे आपको राज्यसभा की सीट्स याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, या फिर मतलब जो है राजस्थान की कितनी है, और खास तौर से तमिल तेलुगु के जो कन्नड़ साइड है उस तरफ की जो सीटें पूछते हैं वो हम आगे बात कर लेंगे। उन पे हम अपने क्वेश्चन से भटके जा रहे हैं। यहां पर देखिए एक चीज हम आपको छोटी सी बता देते हैं, जब इससे रिलेटेड बात करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे। एक चीज आपको मालूम है कि एक जो सूरज है, जैसे ये सूरज है हमारा, और सूरज के बारे में आपको याद रखना है कि अब ये सूरज के पड़ोस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सबसे पहले ग्रह है, उसके बाद ये ग्रह है, फिर ये ग्रह है। इस तरह से एक बेल्ट बनी हुई है ग्रहों की। तो इसमें ग्रहों में देखिए जो सूरज है, कहां चला गया, ये मान लीजिए सूरज है, इसके पड़ोस में ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ऐसे करके ये बेल्ट बनी हुई है। तो सूरज के जो पड़ोस में सबसे पास में जो ग्रह है उसी को बुध कहते हैं। याद रखिएगा, बुध जो ग्रह है वो क्या है? वो सूरज के सबसे पास में ग्रह है। उसके बाद में, इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो है शुक्र। सूरज से दूसरे नंबर पर कौन है? शुक्र है। इसके बाद में सूरज से तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर हम ही लोग हैं, पृथ्वी। और सूर्य से जो चौथे नंबर पर है वो है मंगल। अब उम्मीद करता हूं क्रम याद हो गया होगा। क्रम पूछते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन आ गया, हालांकि ये क्वेश्चन बाद में बता देंगे जब क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन आ गया है तो क्लियर कर लीजिए यहीं पर। देखिए
तो सूरज के पास में जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। उसके बाद में कौन सा है? शुक्र। फिर कौन सा है? फिर अपनी पृथ्वी। फिर उसके बाद कौन सा है? मंगल। मंगल के बाद कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा है? शनि। वो बाद में जब आएंगे तब हम बताएंगे। इतनी चीज कम से कम मोटी याद रखिए। अब आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बहुत आसान सा सवाल था कि सबसे गर्म ग्रह यह है कि सूरज के पास में जो सबसे ज्यादा करीब में होगा वो गर्म ही तो होगा भाई। सूरज सबसे ज्यादा तेज है ना, आग सबसे ज्यादा है, 1000 से ज्यादा भी सेल्सियस है मतलब सूरज का। तो उसमें जो है सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध। इसका मतलब बुध सबसे गर्म। अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे बुध। सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है, तब आप जवाब देंगे बुध। अब बुध के बाद में दूसरा ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। सूर्य के बाद में जो दूसरा ग्रह है तो वो है शुक्र। और इस शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। ये वही ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये पूछ चुके हैं कि नंगी आंखों से कौन सा ग्रह दिखता है धरती से, तो वो है शुक्र। और शुक्र ग्रह जो है वो नंगी आंखों से आपने कई बार देखा होगा। इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को यह भी पूछा है ऐसे कि भोर का तारा कौन सा ग्रह है, तो वो शुक्र है, सबसे ज्यादा चमकता है। और ये नंगी आंखों से आपने देखा हो चांद के ऊपर जो तारा चमकता है बहुत ज्यादा तेज, वो शुक्र है। वो शुक्र ग्रह है, वो अकेला नंगी आंखों से दिखता है। बाकी सारे के सारे ग्रह जो हैं वो जो है आपके लिए जो है टेलीस्कोप से देखने पर दिखते हैं। उसके बाद में पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाद में मंगल है। मंगल जो है वो सब बड़े ग्रहों में सबसे ज्यादा है, धरती से कई गुना बड़ा है। अब पोमोस डोमोस, आपको याद रखना है, पोमोस डोमोस जो हैं वो 2 उपग्रह हैं मंगल के। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है चांद। चांद जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए ग्रह, चांद को ग्रह में ना लगा देना। ये पूछ लेते हैं कि चांद ग्रह है या नहीं है, तो चांद बिल्कुल भी ग्रह नहीं है। चांद जो है वो उपग्रह है। किसका है? तो वो धरती का है, अपनी जो अर्थ है उसका ही ग्रह है। और मंगल जो है उस पर 2 चांद दिखते हैं, एक पोमोस एक डोमोस है। तो वो दोनों जो हैं मंगल के उपग्रह हैं। और मंगल जो है ये ऐसा भी प्रश्न बन चुका है कि धरती के बाद और कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो वो मंगल ही ग्रह है। मंगल पर पहाड़ हैं बर्फीले, जिनको पिघला करके पानी की पूर्ति की जा सकती है और वहां पर जीवन हो सकता है, भविष्य में संभव हो। इतनी बातें हैं। सबसे लेटा ग्रह कौन सा है, सबसे आखिरी ग्रह कौन सा है, ये सब बातें बहुत लंबी हैं, बाद में बता देंगे हम। यहां से इतनी चीजें तो तब भी क्लियर हुई होंगी जितनी मैंने आपको बताई हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य था किसानों को पंपन सेट और सौर ऊर्जा से जोड़ना? मैंने क्या कहा था कि ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। एक बार 2025 की योजनाएं जरूर देख कर जाइएगा और खास तौर से उनके उद्देश्य देख करके जाइएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका एकदम आंसर सही है। सही का क्या होने वाला है? आंसर आपका सही होगा सी। क्या है? पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना जो है उसका उद्देश्य था कि किसानों को जो टेबल हैं उनको वितरित करना और सौर ऊर्जा से जोड़ना। यानी सौर ऊर्जा, आजकल खेतों में आपने देखा होगा जो पानी चलता है, पहले वो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर मोटर लगाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब जो है वो सौर ऊर्जा जो है उसी से पंपन सेट चलती रहती है, लाइट आती है, अपने आप पानी चलता रहता है। तो इसी योजना को पंपन सेट और सौर ऊर्जा से जोड़ने की जो योजना थी उसका नाम पीएम कुसुम योजना है। उम्मीद करता हूं पीएम कुसुम योजना आपको याद रहेगी। अच्छा, ये बाई चांस पूछ ले तो कब आई है, तो ये 2019 की योजना है। 2019 की योजना है जो हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। अब आत्मनिर्भर योजना का क्या मसला है? आत्मनिर्भर योजना भी हर हाल में आपको याद रखना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर योजना जो है वो 2021 की योजना है। आत्मनिर्भर योजना कैसी है? 21 की है। पीएम आत्मनिर्भर योजना इसका पूरा नाम है। इसके बाद में है जन आरोग्य योजना। ये देखिए जन आरोग्य का पता नहीं क्या लिख दिया, जन आरोग्य है, इसका नाम है जन आरोग्य। इसको पहले सही कर लीजिए यहीं पर। अब देखिए ये जन आरोग्य जो है ये योजना यहां से, अब देखिए सी। तो जन आरोग्य योजना के बारे में हमको क्या जानना है? ये 2018 की योजना है। जन आरोग्य कितने सन की है? तो 2018 की है। ये हम सन का बता रहे हैं क्योंकि इनका क्रम पूछ लेते हैं कि कौन सी योजना किसके बाद आई है। इसके बाद में आखिरी योजना आप देख लीजिए तो वो है संगम योजना। अब संगम योजना का क्या है? संगम योजना का उद्देश्य था विकलांगों की सहायता करना। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य एक ही है, वो है विकलांगों की सहायता करना। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। देखिए जो खास योजनाएं हैं जो आ सकती हैं उनको मैंने कवरेज कर लिया है। आगे है अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना, किस राज्य की है? देखिए इंदिरा गांधी भी योजना इसी राज्य की है। अब इंदिरा गांधी योजना मैंने नाम लिया है तो उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। उसका भी नाम बदल डाला गया है। नाम बदलने में माहिर है, बस काम ना कीजिए, नाम बदलते रहिए। हम तो सोच रहे हैं कि किसी दिन दिल्ली का नाम जो है वो न्यूयॉर्क रख दिया जाए, तो विकास करने की क्या जरूरत है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसमें आंसर आपका जो सही होगा वो है राजस्थान। राजस्थान आपको आंसर सही होने वाला है कि अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना जो है वो राजस्थान की योजना है। देखिए राजस्थान की एक इंदिरा गांधी योजना मैंने अभी आपको बताई है जो हर हाल में आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कई बार इसको पूछ चुके हैं। ये वही की योजना है राजस्थान की।
इसके बाद में मध्य प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश जो है इससे लगे हुए जो राज्य हैं, एक तरीका होता है पढ़ने का, उनकी योजनाओं पर नजर रखिए कि उनसे अगर कोई योजनाएं चली हुई हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर हरियाणा है, दिल्ली है, इन्हीं की योजनाओं पर ज्यादा गौर करते हैं। तो मध्य प्रदेश की योजनाओं में जैसे आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमसे बता रहे कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना कहां की है, तो वो आपको याद रखना है, वो मध्य प्रदेश की है और इसको कई बार पूछ भी चुके हैं। इसके बाद में है सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना जो है वो भी मध्य प्रदेश की ही योजना है और इसको भी कई बार पूछ चुके हैं मध्य प्रदेश की इस योजना को। इसके बाद में ये दो योजनाएं बहुत अहम थी। इसके बाद में हरियाणा की भी योजना है। देखिए कुंवारे और विधुर, कुंवारे जो मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, विधुर जिनकी बीवी मर गई है, इनके लिए पेंशन की जो योजना शुरू की थी वो हरियाणा ने शुरू करी थी। वाह भाई वाह। तो हरियाणा की जो है योजना विधुर औरत के लिए चलाई जाए, वो तो हमने लोगों ने देखा ही है कि औरतों के लिए चलाई जाती है, कोई बेवा हो गई हैं या लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए योजनाएं तो चलना भी चाहिए, लेकिन लड़कों के लिए भी चल रही, ठीक है, कि जो है कुंवारे और विधुर जो हैं जिनकी बीवी मर गई है, उनकी पेंशन योजना किसने चलाई है, कि हरियाणा ने चलाई है। ये बात याद रखिए। और हरियाणा ने 9 दिसंबर 2024 को एक जो है वो पीएम बीमा सखी पीएम योजना भी शुरू की थी। तो बीमा सखी पीएम योजना कहां की है, वो भी हरियाणा की है। इसके बाद में ये देखिए अम्मा पोखरी योजना, ये कहां की है, अम्मा पोखरी योजना, कई बार इसको पूछ चुके हैं अम्मा पोखरी को। ये ऐसे राज्य की है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये उड़ीसा की है और उड़ीसा की आपसे पूछा था, उड़ीसा की ये योजना है जो अम्मा, ये हर हाल में याद रखना है, अम्मा पोखरी योजना। अच्छा, उड़ीसा की एक झील है जिसको 2-1 बार पूछ चुके हैं, वो याद रखिए, उड़ीसा की है चिल्का झील। मैंने कहा था इसको ट्रिक एक बहुत आसान है याद करने की, चील जो होती है वो कैसे हवा में उड़ती है, तो चील उड़ी कहां का हो गया, चिल्का झील कहां की है, उड़ीसा की, चील उड़ी। बस उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अगला देखिए मैं पढ़ाने में इतना मस्त हो गया, हम आपसे फिर से यही बात कहेंगे कि क्वेश्चन हमारे अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर देना चाहिए और अपना सजेशन देना चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा अगर वीडियो देखना हो, बाकी आपकी मर्जी। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, मैंने कल भी कहा था उत्तर प्रदेश का राज्य खेल पता होना चाहिए और राष्ट्रीय पक्षी पता होना चाहिए। देखिए खुशनुमा हैं, आरिफ हैं, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल बताया था, मैंने पूछा था जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो सारस है। इसी तरह से मैंने पूछा था भारत का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो मोर है। ये भी बच्चों ने बताया, तो जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। अब आपको एक चीज और हम एक काम दे देते हैं, वो याद रखिएगा कि वो अपना जो नेशनल पक्षी है, वर्ड है, जैसे मोर है या फिर जो वृक्ष है और साथ ही साथ में जो बाघ टाइगर है, इनके वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा है आजकल, वैज्ञानिक नाम इनके चारों की याद रखिएगा। हम अगले जब लाएंगे वीडियो तो उसमें बता देंगे, अभी टाइम नहीं है। अभी यहां पर जो सवाल आ गया उसका एक्सप्लेन भी करना है। तो यहां से आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। ये खेल जो है वो है हॉकी। तो हॉकी खेल जो है वो हर हाल में आपको याद रखना है। अब इसके बाद में ये दिया है कबड्डी। तो कबड्डी किस राज्य का खेल है, कबड्डी देखिए महाराष्ट्र का आपसे पूछा जाए कबड्डी ही खेल है, और तमिलनाडु का आपसे पूछा जाए कबड्डी ही राज्य खेल है, अगर तेलंगाना का पूछा जाए तब भी कबड्डी ही खेल है। 3 ये राज्य हर हाल में आपको याद रखिए, ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, तीनों का राज्य खेल कबड्डी है। अब इसके बाद में फुटबॉल पे आ जाइए। तो फुटबॉल में क्या है, इसमें भी देख लीजिए, जैसे फुटबॉल किस राज्य का राज्य खेल है, अगर ये बाई चांस पूछा जाए तो आपको याद है पश्चिम बंगाल जो है और उनके वहां का फुटबॉल जो है वो राज्य खेल है। और साथ ही साथ में गोवा का भी आपको याद रखना है कि गोवा का राज्य अगर खेल पूछा जाए तो वो भी फुटबॉल है। तो इतने हो गया। उसी के साथ साथ में उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोस में है, तो इनका राज्य खेल अगर पूछा जाए तो वो भी फुटबॉल है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गोवा, इन 3 के तो नाम कम से कम आपको याद रखना चाहिए फुटबॉल में। तीरंदाजी कई बार पूछा जा चुका है, तीरंदाजी जो है वो अमूमन आपसे पूछा जाता है सिक्किम का है। सिक्किम का खेल कौन सा है, वो है तीरंदाजी, राज्य खेल। ये सब जो है आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। देखिए 5 खिलाड़ी वाला मैंने क्या कहा था, कल मैंने बात की थी। देखिए पोलो में मैंने बताया था कि कितने खिलाड़ी होते हैं। आप में से एक बार बच्चे जिन्होंने कल की वीडियो देखी है वो एक बार कमेंट करके बताएं कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं ये आपको याद रखना है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हर हाल में आपको याद रखना है 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल आपको याद रखना है राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल आसानी मतलब हल्के में मत लीजिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो 5 हैं और राजस्थान का राज्य खेल है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यहां पर कबड्डी दिया गया है, कबड्डी आपको याद रखना है। दूसरा आपको हॉकी दिया गया है। इन दोनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, इनमें होते हैं 11-11। देखिए मैंने कल भी बताया था कि कबड्डी है, हॉकी है,
फुटबॉल है और साथ साथ में एथलेटिक्स है और क्रिकेट है। इतने खेलों के अंदर 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बस उम्मीद करता हूं। और बाकी किसमें, कबड्डी हमने सॉरी गलत बताया, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी अगर पूछा जाए तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, एथलेटिक्स में 11 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बस इतनी चीजें उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होगी और यहीं तक हम बात करते हैं। बाकी आपका कोई मशवरा है, कोई सजेशन है, जरूर दीजिएगा। वीडियो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर उर्दू के हैं तो अपनी किताब शाहीन है, आपको दिख रही है, 4-5 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। 20 प्रैक्टिस सेट है, अगर वही आपने 2-3 बार जल्दी जल्दी पढ़ लिए 4-5 दिन में, 20 प्रैक्टिस सेट लगा डाले, एक दिन में 5-5 प्रैक्टिस सेट लगा करके, तो कम से कम आप फिर भी कुछ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। बाकी आपका क्या मशवरा है, क्या सजेशन है, जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।